Good morning, students. Today we are going to start up with the third chapter of Indian economy, or the third most important chapter, that is economic reforms since 1991. कि 1991 में हम एक नई इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आए थे। तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी और क्या रीजन था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड this new economic policy that we are going to study in this lecture. Okay, now please start up with this video. We will be going up through some of the circumstances which Indian economy were facing before 1991. 1991 के पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत सारे क्राइसिस शो कर रही थी, क्राइसिस फेस कर रही थी। तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए हमने क्या किया, हमने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम आउट की विद द रिकमेंडेशन। किसने इसका सजेशन दिया? इसका सजेशन दिया था IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और वर्ल्ड बैंक ने क्यों दिया था? क्योंकि उस समय हमारे पास में इतनी कमी हो गई थी फंड्स की, इतनी यानी बुरी कंडीशन में हमारी इकोनॉमी चली गई थी कि हमें एक नई इकोनॉमिक पॉलिसीज लाने की ज़रूरत पड़ी उस समय। और क्यों पड़ी, क्या क्या क्राइसिस थे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या क्राइसिस हुए। और वो हमने पढ़े भी पुराने चैप्टर्स में कि 1950 से लेकर 1991 तक जो जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी इंडियन इकोनॉमी, हमने पहले वाले शेड्यूल्स में वो चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या थोड़ा सा इसका शॉर्ट पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे किया गया। आई होप इट इज बीन क्लियर। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, इकोनॉमी को एक नए तरीके से पेश करना, प्रेजेंट करना। उसके जो लूप होल्स हैं जो हमें पता है, जिसकी वजह से हम लोग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए, उनको ख़त्म करके एक नए सिरे से हमें हमारी इकोनॉमी को चेंज करना है। क्योंकि उस समय इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में आ गई थी कि हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी पड़ गया था। जैसे मैंने पहले ही आपको कह दिया कि भाई इतनी ज़्यादा क्राइसिस थी कि हमारे पास कोई 7-8 दिन का राशन भी नहीं था, इतनी डाउनफॉल में हमारी इकोनॉमी चली गई थी। ओके, तो अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो मीनिंग है उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू NEP और 1991? तो इट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड थ्रू, एफर्ट्स मींस एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारे एफर्ट्स मेड किए, बनाए टू रिफॉर्म द इकोनॉमी। ठीक है, बाय डिफरेंट पॉलिसीज डिसीजंस। क्या चेंजेस लेके आए? पॉलिसी डिसीजंस में जो पॉलिसीज पहले चला करती थी 91 के पहले, अब उन पॉलिसीज के अंदर चेंजेस लेके आए, पॉजिटिव चेंजेस लेके आए, सो दैट दे कैन रिफॉर्म द इकोनॉमी, दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, चेंज डिसीजन चेंज किया उन्होंने, दैट वर मेड टू क्रिएट। अब मेन एम क्या था? क्या करना है हमें? एक कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करना है हमारी लोकल लोगों के लिए, लोकल कंपनीज के लिए। क्यों? अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करेंगे, कॉम्पिटिटिव मार्केट को हम लोग बाजार में लाएंगे, तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? हम लोग ये सोचेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, और अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी और ज़्यादा एफिशिएंसी लानी पड़ेगी
प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा विथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये दो टर्म याद रखिए, ठीक है, जिससे कि हम बाहर की कंपनियों के साथ कंपटीशन कर सकें, बाहर की कंपनियों के साथ खड़े होकर कह सके कि हाँ लो भाई हमारा माल भी तुम्हारे जैसे तुमसे भी बेटर है, या कम से कम तुम्हारे जैसा तो है, हम लोग कोई नई चीज़ लेके आए, तो कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जिससे कि हम लोग ज़्यादा मेहनत करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि क्लास में तो वन चाइल्ड हैज इज अ टॉपर एंड हैज स्कोर्ड 90 अबव परसेंटेज, द अदर चाइल्ड जब तक उसके साथ कंपटीशन नहीं करेगा ही विल नॉट वर्क, एंड दैट वाज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस दैट वी हैव टू डू कंपटीशन हियर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर। दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया किसके थ्रू? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू। क्यों किया गया? जैसे मैंने अभी बोला, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्टिविटी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हर चीज़ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, ठीक है, प्लस इनोवेशन, रिसर्च, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें क्या करती है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन विल इंक्रीज। एंड एफिशिएंसी मीन्स with full efforts, with full ability, with full efficient way of presenting themselves. So ये जो keywords है that has to be there to compile the definition of each and everything. तो मैं क्या करती हूँ? Whatever definition I am giving, that in that definition I am giving some of the other keywords, and that keywords has to be inculcated into the definition. I hope it is being clear. अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू हमने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई, प्लस साथ में एक जो नया डिसीजन चेंज लेके आए, हमने बात की थी ना डिसीजन चेंज में, तो व्हाट वाज दैट डिसीजन चेंज व्हिच वाज ब्रॉट इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? व्हाट वाज दैट? वो था पहले अभी हम लोग नया इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए जिसे एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, अंडर न्यू चेंज डिसीजन। पुरानी क्या थी? एलक्यूपी। दैट मीन्स क्या चेंज हुए डिसीजन में? यहाँ पर एल का मतलब लिबरलाइजेशन हुआ। अब जो पहले क्या था? लाइसेंसिंग था। पहले हर चीज के लिए कंपनीज को क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस कर लेना पड़ता था, परंतु अब क्या हो गया? लिबरल हो गया हर चीज। दूसरा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट ओनरशिप इन ईच एंड एवरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। The major economic activities which is going on into the country, they should be into the hands of the private sector. Why? Because private sector is working for profit orientation. I hope it is being clear. So for the profit orientation, privatization was changed. पहले क्या था? कोटा सिस्टम था। कोटा मीन्स अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज काम कर रही है तो उसको लाइसेंस तो लेना ही है पहले, प्लस उसके साथ में कोटा था। कोटा मतलब कि इस हद तक ही वो प्रोडक्शन कर सकती है, और अगर उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दे हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कोटा सिस्टम को रिप्लेस किया गया न्यू डिसीजन पॉलिसी चेंज में, और प्राइवेटाइजेशन लाया गया यहाँ पर। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स मेक टू मेक अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड मीन्स यानी कि पहले जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, अगर हमें बाहर के कंट्रीज के साथ में किसी भी तरीके की कोई बिजनेस डीलिंग करनी है, कोई बिजनेस एग्रीमेंट्स करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ता था? फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, and without permit we cannot do, and for that permit also many formalities was there. बहुत सारी formalities हुआ करती थी, परंतु अब उस permit system P से को चेंज करके G कर दिया गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब now if you want to do business with the outside world, import, export, anything you have to do, you don't have to seek any sort of परमिशन। ओनली जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है आप करिए, और जो भी बहुत आसानी से आपको मिल जाती थी परमिशन। इवन देन आपको सब्सिडीज भी मिलती थी,
बाहर देशों के साथ में या फॉरेन एक्सचेंज या एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट देती थी। अंडरस्टूड? अभी देती है, सॉरी। पहले क्या करता था, परमिट था, अब परमिट हटा दिया गया और अब बाहर की इंडस्ट्रीज भी हमारे कंट्री में आके कर सकती है और हम भी बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वर्ल्ड यानी ग्लोबलाइजेशन हमने एक्सेप्ट किया टू मेक अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाने के लिए। आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब क्या कहते हैं, क्यों जरूरत थी, व्हाई देयर इज नीड। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंजेस लेके हम लोग आए। ठीक है, तो व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ में के लिए इतनी नीड क्यों थी, गवर्नमेंट ने क्यों ये डिसीजन पॉलिसी चेंज किया, पॉलिसी डिसीजन चेंज क्यों किया, अपना इतना बड़ा फैसला क्यों किया। तो नीड, प्रॉब्लम फेसिंग इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। पहला, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम्स इन द बिफोर क्लासेस ऑल्सो, दैट जो पब्लिक सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा, जो भी काम कर रहा था वो काम जो था अनसेटिस्फैक्टरी था। जो प्रॉफिट्स हमें मिलने चाहिए थे पब्लिक सेक्टर से वो हमें मिल नहीं रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इंटरकेट हो रही थी पब्लिक सेक्टर में, चाहे करप्शन, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स पब्लिक सेक्टर में हो रही थी जिसकी वजह से हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो थी हमें क्या दे रही थी, लॉसेस दे रही थी। Instead of giving us profits, they were giving us the losses. So that was one of the major reason due to which this policy change was made in 1991. Now the second was high rate of inflation. Inflation means महंगाई, when the value of money decreases and the prices increases of goods and commodities. So that is called inflation, महंगाई. Each and every Indian was facing this problem here. इतनी ज़्यादा the growth of the prices or growth of inflation, जिसे हम बोलते हैं inflation rate, was very high during this period, and due to which the prices of the essential, even the essential commodities were increasing at a very high rate. So it was a very important need कि कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आए जो इन्फ्लेशन रेट जो है उसको कम करने के लिए वो हेल्पफुल साबित हो। नेक्स्ट वाज इंक्रीज इन द डेब्ट बर्डन. इंक्रीज इन द डेब्ट बर्डन मींस फिजिकल डेफिसिट्स. दैट मींस द एक्सपेंडिचर वाज एक्सीडिंग. एक्सपेंडिचर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू द इनकम. हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारे जो उधार जो हमने ले रखा था बहुत ज़्यादा, क्यों, इन पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करने के लिए या बहुत सारी सब्सिडीज देने के लिए इन कंपनीज को या दूसरी फैक्ट्री एरियाज में फॉर द सोशल वेलफेयर के लिए, उसके लिए हमारे पास इनकम तो हो नहीं रही थी पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेंडिचर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था, वी हैव टू टेक लोन्स फ्रॉम द अदर कंट्री. Even for our survival and for our sustainability, we have to take the debt or the burden. So that burden was increasing day by day. That was also one of the major factor due to which the decision of new economic policy was taken at that time. After that, problem of balance of payment. Problem of balance of payment means same. The exports or the foreign exchange expenditure was very high of the government and we were receiving very less amount of money from the outside world. So we were having an adverse balance of payment. The expenditure was very high and the income was very low. So that was also one of the major factor due to which our economy was facing problem in those times. After that, in immediate crisis, see, in 91 में क्या हुआ, एक और बहुत बड़ा problem हुआ था,
दैट वाज द गल्फ क्राइसिस। गल्फ क्राइसिस मतलब जो ओपेक कंट्री है, ओपेक मीन्स ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज जो थे मिडिल ईस्ट में, जो ऑयल की सप्लाई करते थे, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की, तो इनके बीच में क्राइसिस चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है पेट्रोलियम का वो हैम्पर हो रहा था। प्रोडक्शन तो हैम्पर हो ही रहा था, प्लस क्या हो रहा था वहाँ पे, पेट्रोलियम के प्राइसेस भी बहुत हाई हो रहे थे। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि अब ये लोग जो पेमेंट ले रहे थे वो इंटरनेशनल करेंसीज में नहीं ले रहे थे, दे वांटेड टू टेक द पेमेंट्स इनटू देयर ओन करेंसी, दैट इज जो भी वहाँ का दिनार या जो भी चलता है उसके अंदर दे वर टेकिंग द पेमेंट्स हियर। So now that was also one of the major problem. We are having the crisis of the petroleum. The prices of the petroleum was rising high and high, and above all, there was certain reason behind also. So it was a very important conditions at that time that we have to change many of the policy in order to resolve all the problem which was faced by the Indian economy. Now, inadequate foreign exchange reserves. See, every government has their foreign exchange reserve into their central bank. हमारे इंडिया में भी हमारी जो RBI थी वहाँ पे एक से हमारे वहाँ उसके अंदर हमारे रिजर्व्स हैं, जो कंट्री के रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, पेमेंट उन्हीं रिजर्व्स में से कर रहे थे, इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हो रहे थे हमारे, तो वो रिजर्व्स जो हो रहे थे वो धीरे धीरे खाली होते जा रहे थे, क्योंकि आना तो उनमें हो नहीं रहा था परंतु जाना ज़्यादा हो रहा था। आई होप इट इज़ बीइंग वेरी क्लियर टू यू। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इमीडिएट रीजन ड्यू टू विच हमें एक ऐसी इकोनॉमिक चेंज लाना था, रिफॉर्म्स लाने थे, जिससे कि हम ये जो क्राइसिस जो हम लोग आ रहे हैं हमारे पास में, तो इन क्राइसिस से हम लोग उठ सके, इन क्राइसिस को रिजॉल्व कर सके, खत्म कर सके। So these were the major problems which our economy was facing. अब 1991 के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव and our finance minister Dr. Manmohan Singh, everybody knows him, ठीक है। These were the two pillars जिन्होंने इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एनहांस बनाया और देश के सामने रखा, जिसके बाद क्या क्या रिफॉर्म्स ये लोग लेके आए, LPG पॉलिसीज के थ्रू, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट कि LPG पॉलिसी क्या लेके आए नए ये लोग, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया और जो GDP जो थी इंडिया की, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा। I hope it has been very clear to all of you. So we will be meeting in the second video, in which we will be starting up with the liberalization policy of the government.